हम हमारे सभी विषय लगभग उसमें एक साथ आ जाएं। इसलिए मैंने एक कॉमन सा विषय लिया है कि सिनेमा के गीत कल और आज। उसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, कल, आज और कल। ये जो दो कल हैं उसका अर्थ दोनों का अलग अलग है। एक कल जो हमारा है वो बीता हुआ है, और एक जो कल है वो मुस्तकबिल, जिसे उर्दू में कहते हैं भविष्य। तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीजों से आप लोग परिचित हैं, क्योंकि गीतों की दुनिया ऐसी है कि आप बचपन से ही उससे जुड़े रहते हैं। और गीतों में भाषा का दायरा भी उस तरह से नहीं होता है जैसा हम अध्ययन और अध्यापन में देखते हैं। जब गीतों की हम लोग बात करते हैं सिनेमा में खास करके, तो आप देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई, जिसको हम सवाक फिल्म भी कहते हैं। अगर मुझसे 1931 गलत निकल गया होगा तो क्षमा कीजिएगा, वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ सही है। तो 1931 में आलम आरा के साथ ही गीतों का भी सफर शुरू हुआ। तो गीतों का सफर, जब हम गीतों की बात करेंगे सिनेमा में, तो हमें 1931 और आलम आरा को ध्यान में रखना होगा। वहीं से गीतों की कहीं न कहीं शुरुआत होती है। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे तथ्य आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि निकट भविष्य में आपकी जो परीक्षा हो वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाए। तो इन सब तथ्यों का आप खास करके ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस फिल्म में जो पहले संगीतकार थे उनका नाम था फिरोज शाह मिस्त्री। फिरोज शाह मिस्त्री पहले संगीतकार थे, और जो पहले के गीत हुआ करते थे उन गीतों में कोई गायक नहीं होता था। जैसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को आप लोग सुनते हैं, यानी कि पार्श्व ध्वनि, पीछे से कोई और गा रहा है और अभिनेता और अभिनेत्री मंच पर वो नृत्य कर रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं। पहले की स्थितियां ये नहीं थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि कैसे गीतों की परंपरा शुरू हुई और गीत कैसे कैसे बढ़ते गए, और उसमें तकनीक की क्या भूमिका रही है, और कैसे उसकी साहित्यिकता का क्षरण होता गया। इन सब बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे। तो फिरोज शाह मिस्त्री ने इसमें जो संगीतकार के रूप में भूमिका निभाई। इस फिल्म में जो पहले अभिनेता थे सवाग फिल्म के, उनका नाम था डब्ल्यू.एम. खान। डब्ल्यू.एम. खान ने इस गीत को गाया था, जो संगीतकार फिरोज शाह द्वारा जो लिखा गया, बताया गया। और जो इस फिल्म का जो पहला गीत था, उसका कुछ टुकड़ा आप लिख सकते हैं, और इसको आप कोशिश करिएगा कि यूट्यूब पर सुनिए भी। तो यह जो जो गीत था उसमें, वह दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत है अगर देने की, कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत हो कर लेने की। ये पहला गीत था। इसका पहला ही अगर मुखड़ा आप लिख लेंगे कि दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, तो आपको ये यूट्यूब पर गीत मिल जाएगा। पहले के गीतों में एक समस्या और भी थी कि ऐसे चलचित्र चलते थे, और जो पार्श्व ध्वनियों की बात कही जा रही थी, क्योंकि वो अभिनेता के द्वारा ही गाया जाता था, तो अभिनेता कोई संगीतकार या गीतकार नहीं हुआ करते थे, गाने वाले गायक नहीं हुआ करते थे। तो उसके लिहाज से गीतों को सरल ढंग से लिखा जाता था। बहुत सामान्य शब्दावलियां हुआ करती थी, जिसमें बहुत तोड़ मरोड़ ना हो, जिसमें बहुत दाव पेच ना हो, इसको आसानी से गाया जा सके। एक शब्द आता है कोरस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाटक वगैरह में भी प्रयोग होता है अक्सर। जब समूह में लोग गाते हैं और एक कोई गाता है और पीछे से लोग उसको दोहराते हैं ना, कोरस जैसा। या फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई दृश्य चल रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलती थी ना। कोई बैकग्राउंड वो गाने की भी हो सकती है, वो केवल हो सकता है कि केवल संगीत ही हो। तो इसमें फिरोज शाह मिस्त्री ने ही पहले कोरस का चलन भी शुरू किया। यह आलम आरा ही फिल्म थी
जिसमें सबसे पहले कोरस की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा आप यह भी जानिए कि जो आरंभिक संगीतकार हैं वो कौन-कौन से हैं? कभी-कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि तो 2-3 संगीतकारों के आप नाम लिख सकते हैं। इसमें जो पहला नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, आर.सी. बोराल। आर.सी. बोराल और जो दूसरा नाम है पंकज मलिक। तीसरे हैं मास्टर कृष्ण राव और मधुलाल मास्टर। ये मधुलाल मास्टर, ये मैंने 2-3 नाम गिनाए हैं केवल, ये पहले और अंतिम नहीं है। उस दौर के महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, केवल इस बात को यहीं तक रखिए आप। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी यह बात की थी कि जो गीत फिल्मों में गीतों का जो प्रयोग होता है, वह कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस बात से आप वाकिफ हैं कि वह कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कथा को विकसित करते हैं, या अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कहानी में खालीपन बच जाता है, जो गैप होता है, उसको वह कहीं न कहीं वह गीत भरने का काम करते हैं। और यह चीज़ आज नहीं केवल लागू हुई बल्कि ये आरंभ से ही 1931 के दौर से ही ये गीतों की यही भूमिका रही। वह खास प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए उन गीतों का प्रयोग किया गया। आपको याद होगा मैंने इस बात का पहले भी ज़िक्र किया है कि जो तीसरी कसम फ़िल्म है उसमें जो महुआ घटवारिन का दृश्य है और महुआ घटवारिन का परिचय देखिए गीत के माध्यम से होता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है कि वह गीत कहीं न कहीं कथा को विकसित कर रही है। उससे जो समय सीमा है वह भी हमारी बचती है और जो कथा है वह भी कहीं न कहीं आगे बढ़ती है। वाद्य यंत्रों के स्तर पर अगर आप देखें तो प्रारंभिक दौर में वाद्य यंत्र भी बहुत कम हुआ करते थे। मसलन हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी, वायलिन, इन्हीं वाद्य यंत्रों का प्रयोग आलम आरा फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगा। ये 4-5 ये टूल्स संगीतकारों ने और गीतकारों ने प्रयोग किया। जब हम गीत कहते हैं तो केवल गीत का मतलब होता है कि गीतों का मुखड़ा, ना? और जब हम संगीत कहते हैं तो उसके साथ म्यूजिक और गीत दोनों मिल जाते हैं, तो वो जाकर के संगीत का रूप ले लेता है। हमें इस अंतर को भी समझने की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कि ये जो पहले की फ़िल्में हुआ करती थी, इसमें नायक और नायिका स्वयं गीतों को गाते थे और स्टूडियो का उस तरह से चलन नहीं था, ना ही पार्श्व गीतों की कोई पद्धति थी नहीं। ये तमाम समस्याएँ थी, तो इस इन सब चीज़ों के मद्देनज़र गीतों का जो आरंभिक विकास और चलन शुरू हुआ कहीं न कहीं। जो हमारा आज का विषय है अगर हम उस पर सीधे हम आएँ, तो जो हमारे पुराने गीत हैं और जो हमारे आज के गीत हैं और गीत कैसे विकसित होते गए, कुछ-कुछ गीतों के हवाले से मैं आप लोगों को संकेत करना चाहूँगा। मैं ये संभव नहीं है कि सभी चीज़ों पर बातचीत की जाए, सभी चीज़ों की व्याख्या की जाए, लेकिन अगर मैं गीतों की तरफ संकेत करूँगा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मूलभूत अंतर क्या है। तो पुराने गीतों और नए गीतों में मूलभूत अंतर ये हुआ कि पहले के जो गीत थे, वह उनमें साहित्यिकता अधिक हुआ करती थी। साहित्य से उसका बहुत ही गहरा तालमेल होता था। आज आप गीत को देखिए, आप गीतों को देखिए, कोई भी फ़िल्म या किसी भी सिनेमा के गीत को देखिए, तो उसमें साहित्यिकता का क्षरण हुआ है। साहित्यिकता का बोध जो है वो कमज़ोर हुआ है और चाहे वो शब्द के स्तर पर हो, चाहे वो अर्थ के स्तर पर हो, चाहे वो भाव के स्तर पर हो, कहीं न कहीं उसमें कमी आई है। दूसरी महत्वपूर्ण कमी क्या है कि जैसे हम जब साहित्य को कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का प्रतिबिंब है, सिनेमा भी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिनेमा को भी अगर आप एक विधा मान लें, वह भी कहीं न कहीं समाज का एक आईना है और समाज का दर्पण है। गीत भी कहीं उससे अलग नहीं है, गीत कई प्रकार के होते हैं। गीतों का प्रयोग
सिनेमा में होता है, गीतों का प्रयोग सिनेमा में नहीं भी होता है, लेकिन उनकी जो भूमिका होती है वो समाज को नई दिशा देने में, समाज को एक आदर्श स्थिति में लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पहले के जो गीत थे वो सामाजिक उद्देश्य को लेकर के, उसमें एक सामाजिक अर्थ निहित होता था, सामाजिक उद्देश्य होता था उनका। और आज के गीतों को आप देखिए, मैं उदाहरण पर नहीं जाना चाहूँगा, तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं और अभी बातचीत के क्रम में तमाम उदाहरण आएँगे भी। तो उसमें देखिए कि उसका समाज से कितना रिश्ता है। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिनेमा के गीतों की लोकप्रियता एक बिंदु है। तो सिनेमा के गीतों की लोकप्रियता और किसी रचनाकार की लोकप्रियता, आप लोग जानते हैं कि जो जन भाषा में और जो हमारी समस्याओं को जिन समस्याओं से हमारा बहुत ही नज़दीक का रिश्ता होगा, वह हमें ज़्यादा प्रभावित करती है और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो हमारी भाषा में है तो और भी हमें प्रभावित करेगी। गीतों को भी अगर आप कविता और कोई रचना मान लें, गीतों के साथ भी कहीं न कहीं यही है कि अगर उसका रिश्ता, उसकी निकटस्थता आपके करीब है, तो आप उससे गहरे रूप में जुड़ते हैं और गहरा भावबोध उपजता है। आज के गीतों को देखिए, आप उसमें कहाँ खड़े उतर रहे हैं, उन गीतों में आप कहाँ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पहले के गीतों को देखिए तो आप उसमें कहीं न कहीं ज़रूर अपने आप को पाएँगे। गीतों की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो सामाजिक उद्देश्य हुआ करता था गीतों में, कहीं न कहीं वो अभी कमज़ोर पड़ा, कहीं न कहीं वो अभी खत्म हुआ और जो संगीत के नाम पर आज वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें सांगीतिकता कम है और सांगीतिकता के एवज़ में शोर कहीं ज़्यादा है। तमाम रैप सॉन्ग और तमाम नए-नए डीजे और चीज़ों के प्रयोग हो रहे हैं। इसमें से कहीं न कहीं वो जो शोर अधिक आपको मिल रहा है और संगीत जो है वो कम है। यह जो जब हम पुराने और नए गीतों के अंतर की बात करते हैं, तो एक चीज़ हमें बहुत ही प्रमुखता से ख़्याल रखना चाहिए, वो ये कि जो सिनेमा की दुनिया है, उसका अब झुकाव और जुड़ाव महज़ व्यावसायिकता से है। वह व्यवसाय केंद्रित हो गया है। साहित्य क्या है? साहित्य संवेदना आधारित है और सिनेमा जो है वो व्यवसाय आधारित है। और व्यवसाय में कितनी संवेदना ला पाएँगे वो एक अलग प्रश्न है, अलग मुद्दा है। तो जब किसी चीज़ का व्यवसाय से रिश्ता हो जाता है, तो जो निर्देशक है या जो व्यवसाय करने वाला बिज़नेसमैन है, वह देखता है कि किन-किन पद्धतियों को, किन-किन नए तरीकों को हम अपनाएँ कि हमारे व्यवसाय में मुनाफ़ा हो और हमारे व्यवसाय में इज़ाफ़ा हो। तो व्यावसायिकता ने हमारी चीज़ों को नष्ट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर दिया। पहले के गीतकार थे वो स्वतंत्र रूप से लेखक थे, लेकिन आज के गीतकार वो स्वतंत्र नहीं है, उनसे दबाव बना करके और उनसे निर्देशक अपनी रुचि के अनुसार गीतों को लिखवाते हैं, कि हमारा ये दृश्य है और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, आप इसके अनुसार गीत लिखिए। तो जब व्यक्ति स्वतंत्र होकर कोई लेखन नहीं करता है, निष्पक्ष भाव से लेखन नहीं करता है, किसी दबाव में लेखन करता है, तो इस तरह की कमियाँ आती हैं, जो कि हमारे गीतों में भी आप क्रमशः देख सकते हैं, कैसे उत्तरोत्तर एक चरम की तरफ उसकी स्थिति बनती गई। अगर आज आप कह दीजिए कि बढ़िया गानों की बात, तो मैं कल एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैनेजर पांडे का, उन्होंने उसमें कहा है कि 99% जो गाने हैं वो रद्दी हैं। एकाध % उसमें काम की चीज़ें आ रही हैं, बाकी सब की स्थिति लगभग वही है। तो दूसरी बात ये है कि जब साहित्यकार स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ लिखता है, अब जैसे शैलेंद्र बहुत ही मशहूर संगीतकार हैं, आप लोग नाम से वाकिफ़ हैं और इसके पहले कई चर्चाएँ भी हुई हैं शैलेंद्र पर। तो जब वो स्वतंत्र रूप से लिखता है, निष्पक्ष रूप से लिखता है, तो उसकी रचनाशीलता का आधार और उसके पहलू कई तरीके के होते हैं। जैसे आप लेखक पर जब आप बात करते हैं, तो उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता को देखते हैं। उसकी विचारधारा क्या है, उस समय समाज से जुड़ाव क्या है। शैलेंद्र संगीतकार होने से पहले एक चर्चित कवि भी हैं। आप कविता कोश पर और तमाम उपक्रमों पर
पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन कविताओं को बाद में फिल्मों में अलग अलग ढंग से उसका प्रयोग हुआ। जब शैलेंद्र की पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो शैलेंद्र इफ्टा एक जन सांस्कृतिक मंच है, उसके सदस्य हुआ करते थे और प्रगतिशील लेखक संघ के भी वो सदस्य थे। यानी कि उनका सामाजिक सरोकार था और उनके अपने जीवन के अनुभव थे। उन सारे अनुभवों को समेटते हुए उन्होंने रचनाएं की हैं, उन्होंने फिल्मों के हाँ। लिए गीत लिखे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं, क्या आप लोग बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं क्या? प्रणामी और मोनाली सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, मेरा भी वही हाँ ठीक है, हम नेटवर्क। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग जुड़ते रहिए जिनका। सर इसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन आया था कि अब टाइम खत्म हो गया है। तो हमारी आवाज तो आ रही है आप लोगों को, तो फिर से कनेक्ट करने की जरूरत तो नहीं दिख रही है। जी सर फिर से वीडियो काट हो जाता है, तो फिर क्या से कनेक्ट नहीं मैं करने से। एक बार फिर से कनेक्ट कर लूं? जी हम सर, लोग भी आ जाएंगे, आप भी इसी पासवर्ड और आईडी में आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा?